आज की हमारी जो वीडियो है वो पेरियोडिक टेबल से रिलेट करेगी और आज पूरी वीडियो के अंदर हम पेरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आज हमारी जो वीडियो है स्टार्ट करने से पहले हमें पहले हिस्ट्री को जानना है कि पेरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, किस तरह पेरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ। ये कहानी सारी स्टार्ट हुई थी 1829 के अंदर, जब केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए। जब एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए तो उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया कि अब उन एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए 1829 के अंदर। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट डोब्राइनर। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक लॉ पेश किया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। इनका एक लॉ था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। अब सवाल ये है कि ट्राइड का मतलब क्या होता है, तो हम देखो ट्राइड का मतलब होता है हमारे पास सिंपली कि अ टेबल विद 3 एलिमेंट्स। एक ऐसा टेबल जिसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स पाए जाए, या आप कह सकते हो एक ऐसा टेबल जिसके अंदर 3 रोज पाए जाए। तो इन्होंने एक टेबल पेश किया जिसके अंदर इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब मैं इनकी एक स्टेटमेंट है उसको रिवाइज करता हूं, पढ़ता हूं। आप देखो, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम एक टेबल के अंदर 3 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो जो पहला और तीसरा एलिमेंट है उसका जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज अगर आप ले लेते हो तो वो जो एवरेज का रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेंटर वाले एलिमेंट के बराबर आएगा। एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। हालांकि आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम डोब्राइनर के लॉ को पढ़ें, ये सिंपली हमारे पास सिर्फ बेसिक मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं कि सबसे पहले कहानी शुरू कहां से हुई। तो इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, आप ले लो लिथियम, सोडियम और तीसरा पोटेशियम। लिथियम का अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अब अगर हम 7 और 39 का अर्थमेटिक मीन लें, 7/39 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7 46 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 23। और 23 हमारे पास जब रिजल्ट आया लिथियम और पोटेशियम का अर्थमेटिक मीन लेने पर, तो हमें पता है 23 हमारे पास किसका एटॉमिक मास होता है, सोडियम का। तो यही 3 का कानून बनाया था, ट्राइड का कानून बनाया था किसने, डोब्राइनर। सबसे पहले हमारे पास डोब्राइनर आए थे। डोब्राइनर का कानून भी ज्यादा अरसा नहीं चला, उसके बाद हमारे पास फिर न्यूलैंड आ गए। न्यूलैंड ने एक सेकंड कानून दिया। उसके बाद 1830 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तो म्यूजिशियन की बेस के ऊपर ही उन्होंने एक कानून बना दिया पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जिस तरह म्यूजिक के अंदर म्यूजिक रिपीट होता है हर 8वें पॉइंट के बाद, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, जिसे हमने सुना होगा, सुर सुनते हैं ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो हमें पता है कि हर 8वां सुर अपने पहले वाले सुर को रिपीट करता है। चूंकि न्यूलैंड एक म्यूजिशियन थे तो उन्होंने इसी बेस के ऊपर ये कहा कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट जैसा होगा। उन्होंने एक बनाया कानून। अब मैं इस स्टेटमेंट को रिवाइज करता हूं, मैं पढ़ता हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर, तो जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है वो दोनों एक जैसे होंगे। उन दोनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी। ये लॉ था न्यूलैंड का। ये हमारे पास आए थे डोब्राइनर के बाद। लेकिन जल्द ही इनका कानून भी फेल हो गया क्योंकि इनका लॉ नोबल गैसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। नोबल गैसेस का एक इशू आ गया। अब नोबल गैसेस का इशू आया तो सीधी सी बात है, जब एक लॉ फेल हो जाता है तो उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो दूसरा लॉ पेश करते हैं। तो न्यूलैंड के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर ने 2 काम किए पेरियोडिक टेबल के अंदर। एक तो उन्होंने पेरियोडिक टेबल बनाया, दूसरा उनका काम था उन्होंने ग्राफ पेश किया। अच्छा, और नहीं आएगा, यहां एंड आएगा। पेरियोडिक टेबल एंड ग्राफ। तो उनका जो पेरियोडिक टेबल था वो उतना ज्यादा फेमस नहीं हो सका, फेम नहीं पा सका।
उसकी वजह थी वो मैं वजह आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उनके ग्राफ बड़ा मशहूर हुआ। ग्राफ क्यों मशहूर हुआ? उन्होंने एक ग्राफ बनाया। अगर हम ग्राफ को देखें तो इस तरह का ग्राफ था। उन्होंने ग्राफ, जब अगर आप उनके ग्राफ को गौर करो तो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट में या उनके ग्राफ के अंदर जो पीक पर एलिमेंट्स थे और जो बॉटम पर एलिमेंट्स थे उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। फॉर एग्जांपल उनके पास जो पीक पर एलिमेंट आए वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे, और जो हमारे पास डाउनवर्ड बॉटम पे एलिमेंट्स आए उसमें था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमें पता है कि जब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल खोल के देखते हैं तो हमें पता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आज भी एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की एक जैसी प्रॉपर्टीज है क्योंकि तीनों पीक पर हैं। और उन्होंने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज एक जैसी क्योंकि वो एक ही बॉटम लाइन पर मौजूद है मेरे ग्राफ में। और आज हम देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजेन ग्रुप के अंदर मौजूद है, एक साथ मौजूद है क्योंकि उन सब की प्रॉपर्टीज आज भी एक जैसी है। तो लोथर मेयर का जो ग्राफ था वो बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन लोथर मेयर का पेरियोडिक टेबल मशहूर ना हो सका। उसकी मेन वजह ये थी कि लोथर मेयर ने अपना पेरियोडिक टेबल पेश किया था 1869 के अंदर, और इसी सेम ईयर के अंदर एक और साइंटिस्ट हैं, बड़े मशहूर साइंटिस्ट जिनका हमने अभी अगले वाले टॉपिक में नहीं कहा, मेंडलीव। मेंडलीव ने अपना पेरियोडिक टेबल पेश कर दिया, और मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल बहुत ही इजी था। इजीली आप उसमें एलिमेंट्स को देख सकते थे, इजीली आप एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते थे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते थे। इसी और जबकि लोथर मेयर का जो पेरियोडिक टेबल था वो बहुत ज्यादा हार्ड था, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें मौजूद थी, जिस वजह से जो लोथर मेयर का पेरियोडिक टेबल था वो फेम हासिल नहीं कर सका, लेकिन उनके ग्राफ ने बाकायदा फेम हासिल की। लेकिन मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल बड़ा मशहूर हुआ। अब जो हमारे पास ओल्ड पेरियोडिक टेबल्स है उनमें जो सबसे मशहूर पेरियोडिक टेबल आता है वो हमारे पास मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल है। मेंडलीव, अगर मैं ये कहूं कि द फादर ऑफ मॉडर्न, द फादर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, कि जो ग्रुप्स हैं और जो पीरियड्स हैं उनका अगर कोई फादर है तो वो है हमारे पास मेंडलीव। मेंडलीव हमारे पास पुराने दौर के सबसे बेहतरीन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पेरियोडिक टेबल बनाया। पेरियोडिक टेबल बनाने के बाद जो इनका पेरियोडिक टेबल था उसके अंदर इन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, और पहली बार फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया पीरियड्स का और ग्रुप्स का। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक हम जो एलिमेंट्स को पीरियड्स वाइज और ग्रुप वाइज अरेंज कर सकते हैं। और इनका जो पेरियोडिक टेबल था वो टोटली बेस्ड था एटॉमिक मास की बुनियाद पर। अब इनका पेरियोडिक टेबल फेल क्यों हुआ? तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है एटॉमिक मास। अब इनकी गलती भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर एटॉमिक मास के अलावा एटॉमिक नंबर डिस्कवर भी नहीं हुआ था। अब जो हमारे पास डोब्राइनर का लॉ पेरियोडिक टेबल फेल हो गया, न्यूलैंड का पेरियोडिक टेबल फेल हो गया, इसके अलावा लोथर मेयर का पेरियोडिक टेबल फेल हो गया, और उसके बाद जब मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल फेल हो गया तो इनकी जो सबसे मेन वजह आ रही थी वो यही थी कि सारे के सारे पेरियोडिक टेबल बेस करते थे एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर। अब चूंकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर जब तक पेरियोडिक टेबल अरेंज होते गए वो सारे के सारे फेल होते गए। लेकिन चूंकि मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा बेहतरीन था, इसने सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को, जितने भी उस टाइम एलिमेंट्स मौजूद थे, सबको अरेंज कर दिया, पीरियड और ग्रुप्स का कांसेप्ट दिया, तो बहुत अच्छा पेरियोडिक टेबल था। लेकिन चूंकि फेल हुआ किसकी वजह से? 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरी मूजले। हेनरी मूजले एक वो साइंटिस्ट हैं जो 1913 के अंदर एक्स रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। अब वो क्या करें, आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर रेस निकलती है दूसरी तरफ जाती है। तो वही ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हेनरी मूजले एक एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करे। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की। उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट की कि एलिमेंट्स सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर। अभी तक जो हम पेरियोडिक टेबल बनाते आ रहे थे या अभी तक जो हम बातें पढ़ते आ रहे थे कि एलिमेंट्स तो एटॉमिक मास पर बुनियाद करते हैं,
तो अगर ये वाला एक्सपेरिमेंटली मेरे पास रिजल्ट एटॉमिक नंबर पर आ रहा है तो मतलब सारे के सारे पीछे जो लॉस थे वो सारे के सारे गलत हो गए। तो ये वो पॉइंट था जब मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल फेल हो गया। अब जब हमें ये अंदाजा हो गया कि अब हमें अपने एलिमेंट्स को अरेंज किस पर करना है, एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करना है, तो उसके बाद हमने बनाया मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में हेनरी मूजले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन हेनरी मूजले के साथ साथ जिस बंदे ने इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो थे नील बोहर। नील बोहर ने इसी कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक नंबर वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बनाया। अब हम चूंकि पूरी हिस्ट्री से होकर आ गए, सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइड आया डोब्राइनर का, फिर न्यूलैंड का लॉ ऑफ एक्टिव आया जिसमें उन्होंने म्यूजिशियन के म्यूजिक की बेस पर बनाया, तीसरा लोथरमेयर आया, चौथा मेंडलीव आया। अब हम पहुंच गए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को अब हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह बनाया जाता है। हमारा मेन मकसद आज था मॉडर्न पेरियोडिक टेबल से लिंक करना, सही है। तो ये हमारे पास आज काम की बात जो लिखने वाली है, जब मेंडलीव या डोब्राइनर या लोथरमेयर की जो है ना वीडियोस हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बनाएंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बना के अंदर दो बेसिक चीजें, और ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया मेंडलीव का। उन्होंने कहा एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रोज, और एक उन्होंने कहा वर्टिकल कॉलम्स। हेनरी मूजले और नील बोहर ने क्या कहा, जो वर्टिकल रोज हैं वो हमारे उनको कहेंगे इज कॉल्ड पीरियड्स, ये हमारे क्या कहलाएंगे पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को हम कहेंगे ग्रुप्स। ये हमारे क्या होते हैं ग्रुप्स। अब अगर आपको समझ नहीं आए, देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर होता है ग्रुप्स होता है, और अगर हम इस तरह देखें, इस रो में देखें तो हमारे पास ये पीरियड्स कहलाते हैं। अगर आप इस तरह देखोगे तो ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। अब पीरियड हमें क्या बताता है, तो एक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड पीरियड की, तो सेकंड नंबर देखकर मुझे ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि उस एटम के पास टोटल 2 ही शेल्स हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड शेल की, तो मतलब उसके पास कितने शेल्स हैं, शेल्स उसके पास हो जाएंगे 3, इसके पास शेल्स कितने हो जाएंगे 2, सही है। तो पीरियड हमें क्या बताता है, पीरियड हमें बताता है कितने शेल्स मौजूद हैं। ग्रुप हमें क्या बताता है, ग्रुप हमें बताता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताता है ग्रुप। अब वैलेंस का मतलब आपको पता होगा लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में। अगर मैं बात करूं 4a की, तो 4 का मतलब क्या है कि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ग्रुप के अंदर, अब एक पेरियोडिक पीरियड के अंदर हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप के अंदर हमारे पास मजीद 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर पहली टाइप है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वो एलिमेंट जो आपके पास इर्द गिर्द माहौल में, एनवायरनमेंट में ज्यादातर पाए जाते हैं, नुमाइंदा एलिमेंट्स कहलाते हैं, सही है। दूसरे हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम मिलते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की भी अगर हम मजीद डिटेल में जाएं तो हमारे पास आते हैं 2 ब्लॉक्स, एक है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक है हमारे पास टी ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती है, फिर एक है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सही है। अब बात आती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं, टोटल 8 ग्रुप्स, और हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी टोटल 8 ग्रुप्स, सही है। अब उसको सिंप्लीफाई करने से पहले उससे पहले एक और चीज जो हमने थोड़ा मिस कर दी, वो ये थी कि हमारे पास पीरियड्स हमने पढ़ा, पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते कितने, तो याद रखना मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड, टोटल कितने 7 पीरियड, और ग्रुप्स कितने हैं, तो टोटल 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। कितने 18 ग्रुप्स।
आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे आप देखोगे 8 इधर है 8 इधर है, ये तो 16 हो गए, लेकिन असल में 18 होते हैं, वो मैं समझाता हूं। देखो 8 ग्रुप्स एस ब्लॉक के, 8 ग्रुप्स एफ डी और एफ ब्लॉक में, सही है, एस और बी के। तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास आता है 1A और 2। तो 1 और 2 हमारे पास पाया जाता है एस में, और 3 से लेकर 8 तक पाए जाते हैं हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर। तो ये पहले तो और ये 6, टोटल कितने हो गए 8 ग्रुप्स, सही है। 8 ग्रुप्स हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। बकाया 8 ग्रुप्स हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके अंदर डी ब्लॉक्स के अंदर पाए जाते हैं टोटल 10 ग्रुप्स। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां 10 नहीं है, वहां 8 है। वहां अगर आप गौर करो तो 8 ग्रुप जो है उसके अंदर टोटल 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन तीनों ग्रुप्स को हम 8 कहते हैं। तो जब वो 3 मिल जाएंगे ना, आप फिर गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 10 कॉलम्स हैं। हमें पता है ना, कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, हम नंबर्स को ग्रुप्स नहीं कहते। तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 8 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, 8 इसके अंदर। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो 8 ग्रुप्स हैं वो टोटल अगर आप गिनो तो वो आपके पास टोटल 10 ग्रुप्स बनते हैं। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक के ऊपर। तो एफ ब्लॉक हमारे पास आपको अलग नजर आएगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखोगे बिल्कुल एंड में वहां पर 2 रोज आपको नजर आएंगे, वो 2 रोज होती हैं एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। एक रो को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, दूसरी रो को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, सही है। ये जो 2 रोज हैं ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में से निकाली गई, सही है। तो ये हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर था, पूरा एक चार्ट था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल से वाज़ेह कर देता है कि क्या क्या पीरियोडिक टेबल में किस किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई है। जो मेन बात है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में हमारे पास 2 बातें, 2 चीजें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास एस और पी ब्लॉक आता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास डी और एफ ब्लॉक आता है। अब थोड़ा सा जो है इसको वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक कौन सा है, सही है। ये 1 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। तो ये वाला हमारे पास 3 4 5 6 7 8 1 और 2। और ये हमारे पास है 2 सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब देखो ये जो हमने पूरा पढ़ा है इसको हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं 1 और 2, ये हमारे पास हैं एस ब्लॉक, सही है। और ये वाले जो हमारे पास 3 से लेकर 8 तक है, ये भी हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर ये जो 1 और 2 और ये 3 से लेकर 8 तक ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते हैं ये हमारे ए ग्रुप से। कौन से हैं, ए ग्रुप से। अब हम अगर आप बीच में देखो तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये जो वाले हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे आते हैं डी ब्लॉक्स के अंदर, और इनके आगे लिखा होगा बी ग्रुप्स, सही है। ये वाले 2 और ये वाले 6 ये आते हैं ए ग्रुप्स के अंदर, और ये वाले जो 8 हैं ये किसके अंदर आते हैं, बी ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद जो अगर हम बाहर जो 2 सीरीज हैं अगर इनकी बात करें तो ये भी हमारे पास बी ग्रुप्स के अंदर आते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई कॉलम्स की बात, कोई ग्रुप्स की बात नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ 2 सीरीज की बात होती है। पहली वाली सीरीज है हमारे पास लेंथेनाइड्स, दूसरी वाली सीरीज है हमारे पास एक्टिनाइड्स। अगर आप गिनोगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है ए वाले, और अगर यहाँ गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास है बी वाले, सही है। तो टोटल कितने हो गए 18 ग्रुप्स, सही है। होप आपको समझ में आई होगी बात सारी।